डिपार्टमेंट ऑफ फर्टिलाइजर, मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के संयुक्त तत्वावधान में कम्युनिटी रेडियो मानपुर गया प्रस्तुत करता है हमारी अनूठी श्रृंखला संतुलित उर्वरक और स्वस्थ मिट्टी। श्रोताओं, ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं 89.6 एफएम कृषि विज्ञान केंद्र मानपुर गया के अपने सामुदायिक रेडियो स्टेशन पर, और हमारा आज का विषय है बायो फर्टिलाइजर यानी जैव उर्वरक। जी हाँ श्रोताओं, जैव उर्वरक मिट्टी की सेहत सुधारते हैं और फसलों को प्राकृतिक पोषण देते हैं। इनके इस्तेमाल से न सिर्फ लागत घटती है बल्कि उत्पादन भी सुरक्षित और टिकाऊ बनता है। तो चलिए बिना देरी के करते हैं कार्यक्रम की शुरुआत, और इस चर्चा की शुरुआत हम करेंगे माननीय प्रधानमंत्री जी के संदेश से, जिसमें उन्होंने संतुलित उर्वरक उपयोग यानी बैलेंस यूज ऑफ फर्टिलाइजर पर किसानों को मार्गदर्शन दिया है। आइए सबसे पहले सुनते हैं उनका यह महत्वपूर्ण संदेश। लेकिन मैं किसान भाई बहनों को भी कहूंगा कि आपको भी मेरी मदद करनी होगी, और वो मेरी मदद है इतना ही नहीं, मेरे किसान भाई बहन आपकी भी मदद है, और वो है ये धरती माता को बचाना। हम धरती माता को अगर नहीं बचाएंगे तो यूरिया की कितने ही थैले डाल दे, ये धरती मां हमें कुछ नहीं देगी। और इसलिए जैसे शरीर में बीमारी हो जाए तो दवाई भी हिसाब से लेनी पड़ती है। 2 गोली की जरूरत है, 4 गोली खा लें तो शरीर को फायदा नहीं, नुकसान हो जाता है। वैसा ही ये धरती मां को भी अगर हम जरूरत से ज्यादा, पड़ोस वाला ज्यादा बोरी डालता है इसलिए मैं भी बोरी डाल दूं, इस प्रकार से अगर करते रहेंगे तो ये धरती मां हमसे रूठ जाएगी। यूरिया खिला खिला करके हमें धरती माता को मारने का कोई हक नहीं है। ये हमारी मां है, हमें उस मां को भी बचाना है। तो श्रोताओ, आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कृषि विज्ञान केंद्र मानपुर गया की विषय वस्तु विशेषज्ञ डॉक्टर रश्मि प्रियदर्शी, मृदा विज्ञान विभाग से। तो मैडम, आपका हमारे स्टूडियो और हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद निशा। तो श्रोताओ, आज का जो हमारा विषय है वो बहुत ही खास है। आज हम जानेंगे फसल उत्पादन में पीएसबी और ट्राइकोडर्मा की जैव उर्वरक के रूप में भूमिका। तो मैडम, मेरा सबसे पहला सवाल आपसे यह है कि ये जो बायो फर्टिलाइजर है जिन्हें हम जैव उर्वरक कहते हैं, ये क्या होते हैं और इनकी जरूरत क्यों पड़ी? बिल्कुल निशा जी, जैव उर्वरक जिसको बायो फर्टिलाइजर भी कहते हैं, तो ये एक जीवित सूक्ष्म जीव है, जैसे कि बैक्टीरिया, फफूंद, शैवाल आदि हैं, जो मिट्टी में पहले से मौजूद लेकिन पौधों के लिए अनुपलब्ध पोषक तत्वों को घुलनशील और उपलब्ध रूप में बदल देते हैं, ताकि पौधे उनकी जड़ों के माध्यम से उन्हें आसानी से ले सके। यानी यह मिट्टी को पोषण देने वाले जीवाणु हैं। इनसे फसल को पोषक तत्व आसानी से मिलते हैं और रासायनिक उर्वरकों की खपत जो है वो 20 से 25% तक कम होती जाती है। तो इन्हें हम सरल भाषा में कह सकते हैं कि ये जो जैव उर्वरक हैं, मिट्टी को जिंदा और उपजाऊ बनाने वाले अच्छे जीवाणु हैं, और ये 3 तरह से मदद करते हैं। जैसे पहला कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण, जिसको नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं, तो इसमें जो रोल है राइजोबियम एजोटोबैक्टर, जो हवा में मौजूद नाइट्रोजन को पौधे के लिए उपयोगी बना देते हैं। दूसरा इसका है कि ये फास्फोरस को घुलनशील बनाता है, तो जैसे इसमें आ जाएंगे फॉस्फेट सॉल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया पीएसबी, जो बंधा हुआ फास्फोरस को घुलनशील बना देता है। जो फास्फोरस हमारे मिट्टी में चिपका हुआ है उसको पौधों तक पहुंचाने का काम करता है। पौधों की जड़ों के आसपास लाभकारी माइक्रोफ्लोरा बढ़ाना, जिससे जड़ें बेहतर बढ़ती हैं और पौधे रोगों से भी कुछ हद तक बचते हैं। तो कुल मिलाकर
यही है जैव उर्वरक। मैडम, पिछले कुछ दशकों में रासायनिक उर्वरकों के अत्यधिक उपयोग से मिट्टी की गुणवत्ता कम होने लगी है, उपज में स्थिरता आ गई है और भूमि की जैविक सक्रियता भी प्रभावित हुई है। ऐसे में वैज्ञानिक समुदाय जैव उर्वरकों पर ज़्यादा जोर दे रहा है। मैं जानना चाहूँगी कि जैव उर्वरकों की ज़रूरत आखिर क्यों पड़ी, क्या क्या मुख्य कारण हैं जिनसे हमें पारंपरिक रासायनिक उर्वरकों के स्थान पर या उनके साथ जैव उर्वरकों का उपयोग बढ़ाना चाहिए। बिल्कुल निशा, जैव उर्वरक की ज़रूरत इसलिए पड़ी, जैसा आपने कहा कि रासायनिक उर्वरकों का इस्तेमाल अत्यधिक होने लगा है, तो जैव उर्वरकों की ज़रूरत पड़ी है। कई साल से किसान जो है हमारे एनपीके मतलब और उसके माध्यम से यूरिया, डीएपी आदि पर ज़्यादा निर्भर हो गए हैं। तो इससे मिट्टी की जैविक कार्बन जो है वो कम होते जा रही है, तो मिट्टी की सूक्ष्म जीव संख्या घट रही है, मिट्टी सख्त और कम उपजाऊ हो रही है। तो उर्वरकों की लागत लगातार बढ़ रही है, रासायनिक उर्वरकों की तो महंगे होते जा रहे रासायनिक उर्वरक। तो जैव उर्वरक सस्ते हैं और इनके प्रयोग से एनपीके की आवश्यकता 20 से 25% तक कम की जा सकती है। एनपीके असंतुलन और पोषक तत्वों का छिपा हुआ अभाव, अगर उसके बारे में बात करें तो कई जगह खेत की मिट्टी में कुल फास्फोरस, नाइट्रोजन, पोटास मौजूद तो हैं, लेकिन बंधी हुई है। कहने का मतलब कि वो फिक्स्ड है हमारे मिट्टी में, हमारे ऊपर की मिट्टी के परत में वो चिपकी हुई है, ऐसी अवस्था में है जो हमारे पौधों को नहीं मिल पा रहा है। तो जैव उर्वरक इन तत्वों को क्या करता है, जो फिक्स है उसको अनलॉक करता है या उसको वहाँ से छुड़ा करके पौधे तक पहुँचाने का काम करता है। तो जिससे है कि हमारे फसल जो है, पौधे जो है उचित मात्रा में उन पोषक तत्वों को ले पाते हैं और अच्छा बदले में अच्छा उपज मिल पाता है। तो मिट्टी के स्वास्थ्य, अगर सॉइल हेल्थ को सुधारने की ज़रूरत इसलिए भी है, तो जैव उर्वरक मिट्टी की जैविक गतिविधियाँ को बढ़ाता है, मिट्टी के कण संरचना जिसको सॉइल स्ट्रक्चर कहते हैं उसको भी सुधारता है, पानी धारण क्षमता जो है वाटर होल्डिंग कैपेसिटी और हवा का लगातार आवागमन बेहतर होता है। आप कह ले कि जब मिट्टी का ढांचा बहुत सख्त हो जाता है तो उसमें हवा का आना जाना और पानी का आना जाना उसमें भी रुकावटें आती हैं। तो इस जैव उर्वरक के उपयोग से यह होगा कि पानी जो है हमारा जब मिट्टी को सिंचाई के माध्यम से देते हैं किसान, वो आसानी से हमारे पौधों को मिल पाएगा और हवा का आवागमन भी बेहतर होगा। और पर्यावरण और खाद्य सुरक्षा के व्यू से अगर बात करें तो केवल रासायनिक उर्वरक से जल, मिट्टी व वायु प्रदूषण का खतरा बढ़ता है। अधिक नाइट्रेट भूजल में जाने से स्वास्थ्य पर भी प्रभाव पड़ता है। जैविक उर्वरकों के प्रयोग से स्वच्छ पर्यावरण और सुरक्षित खाद्यान्न की दिशा में मदद मिलती है। और ये भी बात कर ले कि सस्टेनेबल यील्ड, कहने का मतलब कि लंबे समय तक जो उपजाऊ स्थायी उपज जो हमें मिलती है, मतलब कि यील्ड जो है वो घटे नहीं, स्थायी उपज और लंबे समय तक वो उपज मिलती रहे, उसके अगर दिशा में बात करें तो केवल रासायनिक उर्वरक से शुरू में उपज अधिक होती है, बात सही है, लेकिन धीरे धीरे मिट्टी थकने लगती है क्योंकि उसमें आप कुछ जैविक पदार्थ नहीं डाल रहे हैं। तो रसायन से एक बार में फ़ायदा यह होगा कि आपको उपज अत्यधिक मिलेगा, लेकिन एक समय आएगा कि वो उपज आपका कम हो जाएगा। तो जैव उर्वरक मिट्टी की दीर्घकालिक उर्वरता बनाए रखते हैं, इसे जिससे कि हमें स्थायी और टिकाऊ और स्थिर उत्पादन मिलता है। तो मैडम, जैसा कि आपने अभी बताया कि जैव उर्वरकों में पीएसबी आते हैं, तो पीएसबी आखिर क्या है और इसका पौधों पर क्या प्रभाव पड़ता है, जानना चाहेंगे। बिल्कुल निशा, तो पीएसबी का अगर फुल फॉर्म की बात करें तो ये है फॉस्फेट सॉल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया। तो ये एक ऐसे लाभदायक बैक्टीरिया हैं जो मिट्टी में उपस्थित अघुलनशील फास्फोरस को, जो फास्फोरस पौधे तक नहीं पहुंच पाते हैं इसलिए उसे अघुलनशील कहते हैं, तो वैसे फास्फोरस को घुलनशील रूप में बदलते हैं ये बैक्टीरिया।
तो मिट्टी में कुल फास्फोरस का केवल 10 से 15% ही फसल उपयोग कर पाती है। तो पीएसबी इसमें क्या रोल करता है? पीएसबी इसे बढ़ाकर 40 से 50% तक उपयोग योग्य बना देता है। तो इसका लाभ यह होता है कि जड़ें मजबूत बनती हैं, फूल फलन बढ़ता है, और डीएपी जो फॉस्फेट या फॉस्फोरस के लिए हम लोग डीएपी डालते हैं तो उसकी बचत होती है और उपज में करीब 10 से 15% की वृद्धि भी होती है। तो मैडम ये तो बात रही फॉस्फेट सॉल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया की। अब जानना चाहेंगे ट्राइकोडर्मा क्या है और यह कैसे काम करता है? हाँ, ट्राइकोडर्मा ये भी जैसा मैंने बताया ये भी जैव उर्वरक है। तो ट्राइकोडर्मा जो है एक फफूंद है, एक फंगस है। यह पौधों में रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है और ताकि कई मिट्टी जनित रोगों को नियंत्रित भी करता है। कुछ रोग जो है मिट्टी से ही जन्म लेते हैं, मिट्टी जनित रोग होते हैं, तो ये उसको भी कंट्रोल करता है। तो इसका यह प्रभाव होगा कि जो जड़ गलन की समस्या होती है, रूट रॉट, उस फंगस की वजह से, तो वो कम होगा। तना गलन जिसको कि कॉलर रॉट कहते हैं वो भी कम होगा। विल्ट और डैम्पिंग ऑफ खैरा रोग में, तो ये सब में वो जड़ों की सुरक्षा करता है। तो ट्राइकोडर्मा एक फफूंद है और ये अगर कैसे काम करता है इसकी बात करें तो रोगजनक फफूंद को ये खासकर नष्ट करता है। जो मैंने आपसे कहा कि मिट्टी में मिट्टी जनित जो रोग हैं उसको ये नष्ट करता है। पौधों में प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है, मिट्टी में लाभकारी माइक्रोब्स को बढ़ाता है, पौधों के लिए ग्रोथ हार्मोन IAA जैसे GA जिबरिन तो ये बनाता है। मैडम आपसे जितनी जानकारियाँ ली जाए उतनी कम है। पहले आपने पीएसबी के बारे में बताया, फॉस्फेट सॉल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया के बारे में, फिर बताया कि ट्राइकोडर्मा क्या है। अब हम जानना चाहेंगे कि पीएसबी और ट्राइकोडर्मा दोनों का उपयोग हम किस किस रूप में कर सकते हैं? हाँ, ये तो बहुत अच्छी बात है। ये बहुत अच्छा सवाल भी है कि पीएसबी और ट्राइकोडर्मा दोनों का उपयोग किस किस रूप में कर सकते हैं। तो दोनों को हम 3 तरीकों से उपयोग कर सकते हैं। पहला बीज उपचार जिसको सीड ट्रीटमेंट भी कहते हैं, बीज टीकाकरण भी कहते हैं, और दूसरा है मिट्टी में प्रयोग, सॉइल एप्लीकेशन, और तीसरा है जड़ उपचार। बीज का भी उपचार कर सकते हैं, जड़ का भी उपचार कर सकते हैं और मिट्टी का भी उपचार कर सकते हैं। जैसा मैंने कहा कि कुछ रोग जो है मिट्टी जनित होते हैं तो वहाँ पे ये डालने से ये मिट्टी का भी उपचार करता है, वहाँ पे रोग को बढ़ने नहीं देता है। और उसी तरीके से बीज उपचार की अगर बात करें तो इसका हम लोग पीएसपी का पाउडर फॉर्म भी आता है, उसका आप मात्रा 25 से 30 किलोग्राम प्रति किलो बीज के लिए इस्तेमाल करते हैं। और इसको करना कैसे है? तो बीज को गुड़ के 10% घोल या चिपकने वाले घोल से गीला करें, फिर पीएसबी मिलाएं और छाया में सुखाकर अगले दिन आप बुआई कर दें। ट्राइकोडर्मा के लिए भी है कि वो भी पाउडर फॉर्म में आता है, तो मात्रा उसका 6 से 10 किलोग्राम प्रति किलो बीज के लिए चाहिए। और इसका विधि है बीज को हल्के पानी से गीला करें और ट्राइकोडर्मा मिलाएं और छाया में सुखा दें। तो दोनों को एक साथ भी लगाया जा सकता है, ऐसा नहीं कि अलग अलग, दोनों को एक साथ भी लगा सकते हैं। और अगर ट्रांसप्लांटिंग वाले फसलों के जड़ उपचार की बात करें, जैसा मैंने बताया जड़ उपचार भी करते हैं, तो उसमें 5 किलोग्राम ट्राइकोडर्मा पाउडर 1 लीटर पानी को 20 से 30 मिनट तक डुबो करके लगाएं, जिससे इसकी रुपाई के बाद जड़ सड़न और जो गलन का समस्या होता है वो 60 से 70% तक कम हो जाता है। मैडम सॉइल एप्लीकेशन की बात करें तो जानना चाहेंगे कि मिट्टी में 1 एकड़ के लिए सही मात्रा क्या क्या हो सकती है, ये हम कैसे जानेंगे? हाँ, अगर मिट्टी में बात करें सॉइल एप्लीकेशन के लिए तो पीएसबी की मात्रा अगर एकड़ के लिए बात करें तो पाउडर फॉर्म में 2 से 3 किलोग्राम, और अगर लिक्विड में देना हो तो 200 से 250 ml। इसे गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट 40 से 50 kg में मिलाकर के अंतिम जुताई के समय इसे डाल दें। और ये पीएसबी के लिए हो गया। अगर ट्राइकोडर्मा की मात्रा की बात करें एकड़ के लिए, पाउडर फॉर्म में 2 किलो, और अगर लिक्विड फॉर्म की बात करें तो 200 मिलीलीटर,
और साथ में गोबर का खाद 40 से 50 केजी मिला करके खेत में समान मात्रा में फैला दें। जी मैडम, क्या ट्राइकोडर्मा और रासायनिक फफूंदनाशक साथ उपयोग किए जा सकते हैं या नहीं? निशा जी, ट्राइकोडर्मा और रासायनिक फफूंदनाशक एक साथ नहीं उपयोग किए जा सकते हैं, क्योंकि फफूंदनाशक ट्राइकोडर्मा जो है वो जीवाणु को मार देगा। तो ट्राइकोडर्मा और फंजीसाइड के प्रयोग में कम से कम 7 दिन का अंतर ज़रूर रखना चाहिए। ये आपने बहुत ही ज़रूरी बात बताई हमारे किसान भाइयों के लिए। मैडम, ये जो ट्राइकोडर्मा और पीएसबी है, तो इनके उपयोग से उत्पादन में कितना सुधार होता है, ये हम आपसे जानना चाहेंगे। तो ऐसा है कि पीएसबी और ट्राइकोडर्मा दोनों के उपयोग से जो उत्पादन में वृद्धि होती है, तो पहले पीएसबी की अगर बात करें तो पीएसबी फास्फोरस की उपलब्धता जो है वो 30 से 35% तक बढ़ा देती है और उपज में 10 से 15% तक बढ़ोतरी होती है। और डीएपी की बचत की अगर बात करें तो 8 से 10 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से डीएपी की बचत हो जाती है। और उसी तरीके से हम ट्राइकोडर्मा की बात करें कि ट्राइकोडर्मा के कारण कितनी वृद्धि होती है उत्पादन में और रोगों में कितना घटता है रोग का आक्रमण, तो जड़ रोग 60 से 70% तक कम हो जाता है और पौधों की वृद्धि 20 से 25% तक बढ़ता है और उपज में 8 से 12% तक वृद्धि होती है। मैडम, हम जो ये पीएसबी और ट्राइकोडर्मा की बात कर रहे हैं, तो इनके उपयोग में कुल खर्च कितना आता है और इनके प्रयोग से किसानों को कितना लाभ प्राप्त होता होगा, हम आपसे यह जानना चाहेंगे। बिल्कुल निशा जी, कोई भी किसान बंधु सबसे पहले यही जानना चाहेंगे कि जो भी जैव उर्वरक की बात की जा रही है उसका खर्चा क्या आएगा और उससे मेरा क्या लाभ होगा। तो पीएसबी के लागत की अगर बात करें 1 एकड़ में, तो पाउडर जो आता है वो 3 केजी का 120 से 150 रुपये और लिक्विड जो 250 ml का है वो 150 से 200 रुपये का आ जाएगा। और ट्राइकोडर्मा 1 एकड़ के लिए बात करें तो जो उसका पाउडर है 2 किलो का वो 120 से 160 रुपये का होगा और लिक्विड जो 200 ml का है वो 150 से 180 रुपये का हो जाएगा। तो रासायनिक उर्वरक की बचत में कहे तो डीएपी की बचत 8 से 10 किलो है, तो उसमें पैसे की जो बचत होगी हमारी वो 250 से 300 रुपया होगा और फफूंदनाशी की बचत जो है वो 300 से 500 रुपया होगा। तो कुल लाभ अगर देखा जाए तो 600 से 1000 रुपया प्रति एकड़ हमारा या किसान भाइयों का सीधा लाभ होगा और उपज बढ़ने से वो तो अतिरिक्त लाभ है, तो 1500 से 2500 प्रति एकड़ जो है उसके अलावा भी उनको अतिरिक्त लाभ मिलेगा। जी मैडम, किन किन फसलों में इसका सर्वोत्तम प्रभाव मिलता है? धान, गेहूँ, मसूर, मटर, सरसों, सब्जियां, टमाटर, गोभी, प्याज, मक्का, दालें एवं तिलहन, क्या इन सभी में इसका सर्वोत्तम प्रभाव मिल सकता है? हाँ बिल्कुल निशा, जितनी भी हमारी दलहनी फसलें या तिलहनी फसलें हैं या सीरियल्स क्रॉप है, तो जैसा आपने कहा धान, गेहूँ, चना, मसूर, मटर, सरसों, सब्जियां और जो सब्जी वाली फसल है, तो तिलहनी फसल जो है, तो इन सभी में इनका सर्वोत्तम प्रभाव मिलता है। और खासकर यह है कि प्रभाव के साथ साथ हमारे मिट्टी की जो ढांचा है, स्ट्रक्चर है, उसमें भी सुधार होता है, तो जिससे फार्मर्स को अंततः एक अच्छा उपज मिलता है, एक स्थायी उपज मिलता भी रहेगा आगे तक। एक आखिरी और अंतिम सवाल मैडम, क्या पीएसबी और ट्राइकोडर्मा एक साथ डाले जा सकते हैं? हाँ, ये दोनों एक साथ डाले जा सकते हैं। दोनों को मैंने पहले भी कहा है 40 से 50 केजी गोबर का खाद मिला करके मिट्टी में डाल सकते हैं। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, इनसे कोई नुकसान नहीं होना है। बस हाँ, रासायनिक उर्वरक के साथ इसको नहीं डाल सकते हैं। कोई अंतिम सुझाव जो आप हमारे किसान भाइयों को देना चाहेंगी? ज़रूर। किसान भाइयों के लिए एक अंतिम सुझाव यह है कि वो रसायन का कम से कम इस्तेमाल करें और साथ ही साथ जो बायो फर्टिलाइज़र, जो जैव उर्वरक की चर्चा हमने की है अभी, उसके साथ ज़रूर जाएं। वो आपके मिट्टी के ढांचा को सुधारता है, जो आपको लंबे समय तक उपज देगा। ऐसा नहीं, रसायन की तरह नहीं
कि आज आपने अंग्रेजी दवा की तरह वो काम करता है, आज आपने उसको इस्तेमाल किया, आपको तुरंत उसका अच्छा असर दिखेगा, लेकिन वो नुकसान भी करता है। तो इसीलिए आपको ऐसा करना है कि हमारे शरीर को नुकसान भी ना हो, जैसे हमारे मिट्टी को नुकसान भी ना हो, और उपज भी हमारा गुणवत्तापूर्ण हो और लंबे समय तक उपज मिलता रहे। इसलिए जैव उर्वरक की तरफ किसान बंधु ज़रूर बढ़ें और इसका इस्तेमाल करें। मैडम, आप हमारे स्टूडियो में आई और अपने महत्वपूर्ण समय को निकाल कर यहाँ आई, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद निशा जी। तो श्रोताओ, आज के इस वार्ता में हमने जाना कि कैसे फॉस्फेट सॉल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया और ट्राइकोडर्मा जो है किस तरह से जैव उर्वरक के रूप में खेती में अहम भूमिका निभा रहे हैं। पीएसबी जहां मिट्टी में मौजूद फास्फोरस को पौधों के लिए उपलब्ध कराता है, वही ट्राइकोडर्मा पौधों को मिट्टी जनित रोगों से बचाकर उनकी जड़ों को मजबूत बनाता है। उम्मीद है कि आज की यह जानकारी आपकी खेती को लेकर कुछ नया सोचने और समझने में मदद करेगी। इसी उम्मीद के साथ मुझे दीजिए इजाजत। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, आबाद रहिए और सुनते रहिए हमारे ये खास कार्यक्रम संतुलित उर्वरक और स्वस्थ मिट्टी, सिर्फ और सिर्फ 89.6 मेगाहर्ट्ज पर। नमस्कार।